नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार सुप्रिया दीदी। नमस्कार। प्रभात संगीत के बाद थोड़ा देर कीर्तन के साथ क्लास आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। जी जी। परमपिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, जगत गुरु बाबा की जय। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम, यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। कैसे रिझाऊं तुझे, कैसे रिझाऊं तुझे, मुझे है नहीं मालूम, आते हो क्यों नहीं तुम। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। बेवफा रूह में आए, बेवफा चले गए, बेवफा रूह में आए, बेवफा चले गए। उस दिल को क्यों तोड़ दिए, उस दिल को क्यों तोड़ दिए, जिस दिल में मचाए धूम। आते हो क्यों नहीं तुम, यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। नजर में नजराना तुम, सीप में मोती हो तुम। नजर में नजराना तुम, सीप में मोती हो तुम। फूलों में शहद हो तुम, फूलों में शहद हो तुम। नाराज मुझसे क्यों ना मालूम, आते हो क्यों नहीं तुम। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। कैसे रिझाऊं तुझे, कैसे रिझाऊं तुझे, मुझे है नहीं मालूम, आते हो क्यों नहीं तुम। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। यह फरियाद मालिक आते हो क्यों नहीं तुम। बाबा नाम केवल नाम, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम,
बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय। सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का फिर से स्वागत है जेपीआईएफ के प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो अभी ट्यूसडेज को विषय जो चल रहा है 16 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड, जैसा कि प्राउड आजकल बहुत ही चर्चा में है समाज में और समाज की बहुत बड़ी जरूरत भी है। दीदी हमें एक एक करके अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में समझा रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने शिवोक्ति को भी कवर किया है और अंत में जो कुछ जरूरत की बातें होती हैं बाबा की बताई हुई, जैसे कि चर्या में दी हुई बातें होती है या फिर खान पान से रिलेटेड जो भी चीजें रहती हैं दीदी उसे हमें बताती है। तो आज थोड़ा लेट हो चुका है तो मैं ज्यादा समय लेते हुए मैं मंजुला दीदी को आमंत्रित करूंगी कि दीदी अपना क्लास स्टार्ट करें और उम्मीद है सभी ध्यान से सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आज के सेशन से। वेलकम मंजुला दीदी। थैंक यू। नमस्कार दीदी, नमस्कार। और आज मेरा इंटरनेट इतना खराब है, मुझे डर है कि कहीं बीच में बहुत बार प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं वीडियो बंद कर दूं। थोड़ा सा 5 मिनट के बाद वीडियो बंद करती हूँ। उससे पहले मैं पूछती हूँ कि हम लोग वर्नाज की क्लास ले रहे हैं, मुझे तो वर्ना पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो क्या हम इतना ही लंबा वर्नाज को हर एक क्वालिटी ले? आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो हम सीधा 5 प्रिंसिपल्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक वर्ण बचा है, वैश्य वर्ण बचा हुआ है। हमने 3 वर्णों का लिया है, बहुत ही डिटेल में हमने शायद क्षत्रिय विप्र इनका फिर एक कंपैरिजन है जो हमें करना चाहिए लास्ट क्लास में। लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं कि वर्नाज तो बहुत हो गए तो हम लोग प्रिंसिपल्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक और बात कर सकते हैं। आज हम लोग वैसे भी लेट भी हो चुका है, तो या तो क्वेश्चन लें इन वर्नाज पे और या इंटरेक्टिव सी क्लास लें कि अगर आप लोग समझ रहे हैं या अगर कोई बोलना चाहे कि हर एक डिटेल्ड कि क्षत्रिय क्या है, शूद्र क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि अभी तक हमने जो मैं थोड़ा सा इसको ये करने की कंपैक्ट करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद आप जो कहें, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा इस पे क्वेश्चन आंसर लेके हम लोग सोचे कि जैसा कि वैसे तो मैं जब भी वर्नाज को पढ़ती हूँ तो ये ऐसे लगता है जैसे हम किसी का कुंडली नहीं होती है, जैसे हम कोई कुंडली पढ़ रहे होते, तो कुंडली पढ़ने में जैसे मजा आता है वैसे ही वर्नाज को पढ़ने में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल दीदी मजा आ रहा है हम लोगों की। आई थिंक सभी एग्री करेंगे। आप जिस फ्लो में चल रहे हैं उस फ्लो पे ही चलिए दीदी, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों को सीखने को दीदी मौका मैं मिल रहा है। बताऊं, जी मैं जी कुछ बताइए। बोलूं? दीदी मीरा मुझे तो दीदी इतना बिल्कुल इंटरेस्टिंग दीदी। लग रहा है। मैं तो अब लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये क्वालिटी शूद्र की है और ये क्वालिटी विप्र की है, ये वैश्य की है। तो इट इज रियली वेरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल दीदी, मुझे तो वर्नाज को पढ़ने में और बताने में बहुत मजा आता है, लेकिन कुछ लोग अगर बोर हो तो मुझे मन में यही रहता कि आज फिर बिल्कुल विप्रास नहीं की कुछ दीदी, क्वालिटीज बची हुई थी,
तो मैंने नहीं कहा नहीं फिर दीदी, विप्राज आप पे अभी लूंगी भी तो फ्लो लोग में सोचेंगे चलिए। ये दीदी सिर्फ वर्नाज पे इतनी क्लासेस ले रही हैं, आगे कब जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है नहीं कि दीदी, जैसे हम लोग हमारे पास कुंडली बहुत खोल रहे हैं, टाइम भी है दीदी, आज हाँ बहुत टाइम आपके भी पास है, टाइम है, आप आराम से बिल्कुल क्लासेस लीजिए। अगर कम भी पड़ता है तो हम अगले अगले सप्ताह में उसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाँ सारी तो चीजें हम बिल्कुल क्लासेस में नहीं। बिल्कुल। अब वैसे हम लोग विप्राज पे आए हुए हैं और बहुत ही दीदी कुछ कहना चाह रही है शायद। मजेदार कंपैरिजन है क्षत्रियाज का और विप्राज को, और फिर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या लगता था, बोलिए, इस क्लास से पहले बहुत से लोगों को लगता होगा कि वेदों को लिखने वाले विप्राज है कि नहीं? जी जी बताइए कितने बिल्कुल। लोगों को लगता था कि वेद विप्र लोगों ने लिखा है? लगता था ना, बहुत से लोगों को हाँ लगता होगा। हाँ जी ऐसे। जी। लेकिन अब हमें और कितने लोगों को लगता है कि क्षत्रियाज को ज्यादा ब्रेन नहीं होता? प्राउटिस्ट लोगों को भी, प्राउटिस्ट लोग, हम लोग, आप लोग, हम सोचते हैं कि क्षत्रिय लोग ज्यादा ब्रेन यूज नहीं करते। बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि क्षत्रिय लोग उतना ब्रेन नहीं यूज करते, और इसलिए क्या कहते हैं, विप्र लोग ही अगर कुछ लिखते पढ़ते ऑब्जर्वेशन है तो विप्राज की है। तो हमें ये सारी क्वालिटीज पढ़ने के बाद देखिए कितनी आसानी से पता चला कि क्षत्रिय लोगों में जब जब उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, और उस कॉन्शियसनेस डेवलप होने में शूद्रा से डेवलप्ड कॉन्शियसनेस हो जाती है, तो उस ऑलरेडी उसमें वो सारी हायर क्वालिटीज होती हैं उनमें, जो कि किसी भी विप्रा में होती हैं। जैसे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक और क्वालिटी उनमें, बहुत सी क्वालिटीज उनमें। और विप्राज के लिए तो बाबा बिल्कुल ही बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बोले, इतना बोले कि वो अपने आप को हीरो वर्शिप करवाने में तो नेचुरली वो हर कोई हीरो वर्शिप करवाने में खुश होता है, लेकिन जब शूद्र उनके पीछे चलते हैं और एक हीरो वर्शिप शुरू होती है, तो नेचुरली वो जो नीचे वाली क्लास होती है, उसको अपने अपने काम के लिए, अपने बाहुबल के लिए, अपने इंटेलेक्ट के साथ उनसे, क्योंकि उसे अनस्किल्ड लेबर बोला जाता है, तो उनसे लेबर तो वो लेते हैं, लेकिन वो वैसे एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं जैसे हम लोग विप्राज को देते हैं। विप्राज में भी हमने, बाबा ने लिखा है, जब भी हम विप्रा वर्ण या किसी भी वर्ण की बात करते हैं, तो हम, बाबा लिखते हैं कि विप्राज में तो वो क्वालिटीज होती है कि वो अगर अच्छा काम करे तो अच्छे में भी पिनेकल में जाएंगे, और मनोमय कोश को अगर पार करके छलांग लगा के वो अतिमानस कोश में चले जाते हैं, तो इंट्यूशन लेयर उनके लिए इजी होती है। उनके लिए इंट्यूशन में जाना इजी होता है बनिस्बत की क्षत्रियाज के। क्षत्रियाज को थोड़ा काम करना पड़ता है वहां जाने के लिए, लेकिन विप्राज को बहुत कम करना पड़ता है, प्रोवाइडेड वो अपना इंटेलेक्ट राइट डायरेक्शन में लगाए। तो ये चीज तो हम पहले भी बोले हैं कि उसी में से सद्विप्राज निकलेंगे, और वही जब अपने आप को ये वर्ग डिस्क्रिमिनेशन के बाहर रख के स्टांच मॉरलिस्ट होंगे, और कहते हैं ना सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि और कुबुद्धि, तो लेकिन फिर उनकी इतनी ज्यादा जब जब दोनों में ही ग्रेटिफिकेशन के लिए different way of getting the gratification, different way to get the enjoyment, to hedonism, to enjoy, to get sukham from every object. All the varnas utilize their system, and they have different system. तो ये हम लोग जान चुके हैं अब की। लेकिन क्षत्रियाज के लिए अब बताइए, वेद कब, अगर कोई एक न्यू पर्सन है जिसने बाबा की क्षत्रियाज और उसकी डिस्क्रिमिनेशन और ये वर्णों का पूरा हाल नहीं देखा है, तो हम बोलेंगे वेदों को विप्राज ने लिखा है। नहीं, वेदों को उन क्षत्रियाज ने लिखा है जो शूद्राज के बाहर तो खड़े हो चुके थे, ब्रेन कॉन्शियसनेस थी उनकी। कॉन्शियसनेस और विप्राज की कॉन्शियसनेस में फर्क एक और भी होता है, जो पॉजिटिव फर्क है, कि उनका ब्रेन इतना क्रुकेड नहीं, मीन्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि महाभारत में लोग इतने इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं थे, और जब बाबा कहते हैं कि महाभारत के अर्जुन को सिर्फ सेकंड लेसन मिला था,
क्योंकि वो बात ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा लेसन की ओर नहीं जा सकते थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनमें इंटेलेक्ट डेवलप नहीं था, इंटेलेक्ट डेवलप था, लेकिन वो यूज किस लिए करते थे, उसको पॉलिश किस लिए करते थे। टू मच इंटेलेक्चुअल वे में बैठकर वो हम अपने इंटेलेक्ट से ही खाना खाएंगे वो नहीं सोचते थे, वो अपने बाहुबल से। वैसे भी हम लोगों ने जो दूसरी क्लास नमो शिवाय शांताई की स्वर विज्ञान की क्लास ली थी, तो उसमें हमें पता अब हम जानते हैं कि एक जो भी कोई पर्सनैलिटी या जो भी कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, हम वैसे भी योगा साइकोलॉजी की क्लास में भी ये सारी चीजें अगर हम जोड़ते हैं, तो जो बहुत ज्यादा रहता है, तो जो ये नर्वस सिस्टम को जाना चाहिए, चक्रों को जाना चाहिए, तो वो लिम्फेटिक फ्लूइड जो है, तो वो हम अपनी एक्टिविटीज में जब खर्च करते हैं, तो naturally a very physically active person uses his or her brain less than a person who is sitting over there और बस थिंक कर रहा है कि मैं इंटेलेक्ट से ही बैठ के कैसे खाऊं, कुर्सी पे बैठ के ही मैं कैसे खाऊं, किससे कौन सा काम करवाऊं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसीलिए और क्षत्रियज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का समय इसलिए भी नहीं मिला और उन्होंने किया भी नहीं है। एक तो लेडीज की हालत अगर कुछ अच्छी थी कभी, तो वो क्षत्रिय नेरा में ही थी। वैसे तो क्षत्रिय नेरा में स्टार्टिंग में लेडीज मैट्रियार्कल थी, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी का गठन नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। मेन बाई नेचर लिबरेंटाइन थे, एक जगह रहते थे, जब तक रहना, जब तक वहाँ सुख है खुशी है तब तक रहे। जब वहाँ पे एक छोटा बच्चा आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, तो छोड़ दिया, किसी और की ओर चले गए। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी, तो मैट्रियार्की तो उन्हीं में ही थी। लेकिन उसके बाद फिर जब क्षत्रियज में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियसनेस, कंपैशन, ये सारी चीजें आई, तो इसलिए उनकी जो सोसाइटी में लॉज बने, तो बहुत कंपैशनेट लॉज थे कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, वीक लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेडीज को, वुमन और बुजुर्ग और बच्चों को नहीं मारना है, अगर उनकी शरण में किसी ने सरेंडर कर दिया तो उनको नहीं मारना है। तो ये जो सेटअप जो उन्होंने जो लॉज क्रिएट किए थे, तो वो इसीलिए थे कि उनका एक, और उनमें एक सबसे बड़ी बात वो होती है, इंटेलेक्चुअल वो भी होते, लेकिन उनका इंटेलेक्ट, बाबा कंपैरिजन में आगे लिखते हैं कि वो कभी भी, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, प्रेजेंट में रहते हैं, इसीलिए डू एंड डाई करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपने ऑनर के लिए। ये जो ऑनर है, इज्जत है, प्रेस्टीज है, वर्ड है, हम कहते हैं ना कुछ कास्ट हैं, अगर मुंह से बोल दिया तो बस कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण चले भी जाए लेकिन वचन ना जाना, ये क्षत्रिय एज की कैरेक्टरिस्टिक है। हालांकि कौन देखता है कि आपने क्या प्रॉमिस किया और क्या निभाया, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक उसकी, इसलिए वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। क्षत्रिय जो है तो बहुत फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, जो है उसी टाइम पे सोचते हैं कि इसीलिए मरने और मारने के लिए तैयार हो सकते हैं। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के लिए तैयार इसीलिए होते हैं कि फ्यूचर का नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि मैं मर जाऊंगा, मैं किसी को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाऊंगा, मैं नेशन को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाऊंगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। अगर वो करेंगे तो वो कभी ये वो काम कर ही नहीं सकते जो क्षत्रिय, जिसके लिए क्षत्रिय बने हुए हैं, या जो क्वालिटीज है उस। इसलिए जब वेदास उन्हीं के टाइम पे, मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय का कॉन्शियस डेवलप नहीं थी, उनके क्षत्रिय एज की ही देन है वेद। उसमें जो लोग इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कॉन्शियसनेस डेवलप होते ही ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है कि कौन है, कौन चलाता है इस संसार को, कौन चला रहा है, ये हवा कैसे चल रही है, आग कैसे, आग ढूंढी, या हमारी जिंदगी कैसे इजी हो जाए, तो आग मिली, आग से तो बहुत ही चेंजेस आना शुरू हो गया। तभी ये चीजें सोचना शुरू कर दिया कि ये जो 5 फैक्टर्स हैं, इन 5 फैक्टर्स के बारे में सोचना शुरू किया। तो वेदास में क्या, यही 5 फैक्टर्स का ही पूजा है, उन्हीं के बारे में ऑब्जर्वेशन है।
तो ये क्षत्रियज ने लिखा है। अब हम सोचते हैं कि उपनिषद शायद, मैं तो सोचती थी पहले जब तक मैंने ये पढ़ा नहीं था, तो मैं सोचती थी कि जो ये उपनिषद है तो वो हो सकता है विप्र लोगों ने ही किया हो, लेकिन नहीं, उपनिषद भी क्षत्रिय थे। क्यों? क्योंकि उपनिषद भी क्षत्रिय के इसलिए हैं कि क्षत्रिय लोगों का एक्सप्लॉयटेशन का व्यू नहीं होता है। उनका जो भी व्यू होता है, उनका जो भी पर्सपेक्टिव, जो भी एजेंडा है, तो वो एजेंडा ये होता है कि मैं नेचर को कैसे कंकर करूं। तो नेचर को कंकर करने की जो जिबिलिट में जो वृत्ति है अंदर से, उस नेचर को कंकर करने की वृत्ति में वो क्या करते हैं कि नेचर को ब्रेकअप करते हैं, नेचर को तोड़ते, नेचर को एनालाइज करने की, नेचर को एनालाइज करते इसलिए है कि नेचर को वो कंकर करना चाहते हैं। नेचर को कंकर इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरे किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, इसलिए करते हैं कि वो नेचर पे अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो एनीथिंग अराउंड देम, उनके आसपास में कुछ भी चीज होती है तो उसको कंकर करने के लिए वो अपना इंटेलेक्ट, अपना बाहुबल जो यूज करते हैं। तो उसी के चलते उनके जो उपनिषद या वेदांत जिसे हम कहते हैं, वो क्षत्रिय की देन है, ना कि विप्राज की। तो आप बताइए, ये नई चीज है ना कि जो हमें पता चला कि जो उपनिषद लिखे गए हैं वो विप्राज की देन नहीं। विप्राज की देन क्या हो सकती है? कुछ विप्राज की, मतलब अच्छे विप्राज को तो छोड़िए, वो तो टिप पे हैं और वो रियलाइजेशन की ओर जाते हैं, तंत्र की ओर जाते हैं, वो दूसरे हैं, उनकी बात नहीं हम कर रहे। लेकिन जो विप्रन एज डोमिनेटेड बाय द विप्राज, not vipras only in the society, लेकिन विप्रन एज which is dominated by the vipras and vipras characteristic, तो वो एज जो होती है, तो एज डोमिनेट होती है उन विप्रों की जिनकी आदत है कि मैं दूसरे से अपना काम कैसे करवाऊं, किसी से खाना कैसे लूं, किसी से पानी कैसे लूं, किसी से फल कैसे लूं। तो इस बारे में जो लोग अपना इंटेलेक्ट यूज करते हैं, तो नेचुरली उनका इंटेलेक्ट जो तो स्ट्रेट चित्त से अहम से महत की ओर नहीं जा रहा है। वो चित्त में रहकर चित्त और अहम के बीच में ही उनका इंटेलेक्ट घूमता रहता है, या मनोमय कोश में ही उनका इंटेलेक्ट घूमता है, और वहीं पे वो सोचते हैं कि मैं अपने यूज के लिए नहीं ना, ओके खिड़की बंद मत। सो ये डिफरेंस है। विप्राज एज में वो विप्राज आते हैं जो कि क्षत्रिय एज के तुरंत बाद हम देखते हैं कि महाभारत के बाद में जो ब्रह्म क्या कहते हैं उसको, ब्राह्मणवाद आता, तो उसमें बस वही कानून उन्होंने बनाए होते हैं कि ब्राह्मण को भोज दो तो ये पुण्य मिलेगा, अगर आपने वो पाप किया है तो उसमें इतने ब्राह्मण को आप दान दो, अगर कोई भी अच्छी चीज है तो वो ब्राह्मण को दान देना है। जैसे कि सिंपल है, हमारा एक पेठा होता है, पेठा कोमलकाई जिसे कहते हैं, और पेठा और हिंदी में क्या कहते हैं उसे, गौ हमारा वो मेरे ख्याल में पेठा ही है, जो जिसके लिए बाबा ने लिखा कि बहुत अच्छा फूड है, नरुस फूड है, फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है, लेकिन नरुस के लिए बहुत अच्छा फूड है, बाबा ने कहा है उसके लिए। कन्नड़ा में कुमलकाई कहते हैं, हिंदी में पेठा कहते हैं। तो अगर कोई किसी के पास सिम तो वो बोल दे, ऐश कार्ड दीदी। हाँ, ऐश गौड़ दीदी, ऐश गौड़, मैं वही देख रही थी कि जिसके ऊपर वो ऐश होती है, तो ऐश गौड़। तो उसके लिए ब्राह्मण्स ने क्या बनाया है कि ये वो, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो कुछ हमने क्लास में देखा कि कुछ लोगों को ही रिकग्निशन मिली थी ब्राह्मण्स की, 5 साउथ की और 5 नॉर्थ की, और उन 10 के 10 ब्राह्मण जो है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं। उनको नॉनवेज तंत्र का प्रभाव के साथ ही उनको पता चला कि नॉनवेज खाने से ब्रेन नहीं बढ़ता है, वेजिटेरियन फूड इज गुड फॉर योर ब्रेन एंड माइंड। तो उन्होंने वो जो 10 रिकग्नाइज्ड प्रयाग में था 1300 ईयर बैक, जो पौराणिक एज में जो ब्राह्मण्स ने एक वो कॉन्फ्रेंस की प्रयाग में, और उसमें जिन ब्राह्मण कास्ट को उन्होंने रिकग्निशन दी, तो वो 5 नॉर्थ से थी और 5 साउथ से थी, तो वो सभी वेजिटेरियन थे। तो वेजिटेरियन होने से अब वो वेजिटेरियन में कौन से खाने का दान करने के लिए बनाए,
तो सिंपल चीज है। तो उन्होंने दान करने के लिए बनाया कि वो जो ऐश गौड़ है वो दान के लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ तो उसको दान दिया जाता है ब्राह्मण को। अच्छा, जैसे जहाँ पे वैदिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो वहाँ पे गाय गाय की बछड़ी को दान दिया जाता है। और बोला क्या जाता है, हमारे यहाँ जो पुराने जमाने में जब लोग बीमार हो जाते थे और बीमार होने के बाद कहा जाता था कि अब इनका लास्ट है, तो तब वो दान देने का एक सिस्टम था गांव में। मुझे याद है हर जगह होगा कि इतना धान्य, इतनी इतनी टोकरी में ये रखो वो रखो, और दान दिलवाना है उनसे। और उसके साथ एक काली बछड़ी भी दान दिलवानी है। तो काली बछड़ी भी दान दिलवानी, बछड़ी जिसका भी बच्चा ना हो। तो ये कितना इंटेलेक्ट उन्होंने यूज किया है इन चीजों के लिए कि बैठे बैठे ही उनको एक बिल्कुल नई छोटी सी बछड़ी दूध के लिए मिल जाए। क्योंकि खाना खाते तो नहीं है वो, नॉनवेज खाते नहीं है, इसलिए भेड़ बकरी तो नहीं चाहिए उनको, दूध के लिए कपिला गाय। अब हम जानते हैं कि कपिला क्यों है, क्योंकि बाबा जब माइक्रोवाइटा कहते हैं तो बाबा कहते हैं जो कपिला गाय है उसके दूध में पॉजिटिव माइक्रोवाइटा ज्यादा है। तो हमें मालूम हुआ कि वो कपिला गाय का दान क्यों करवाते हैं। फिर हमें मालूम हुआ कि वो ऐश गौड़ का दान क्यों करवाते हैं। फिर हमें मालूम हुआ कि पाप करो तो इतने 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 ब्राह्मणों को खाना थ्रू होता है। तो ये सारी चीजें जो ब्रेन करता है, तो वो है वो विप्राज के बारे में हम बोलते हैं। वो विप्राज डोमिनेटेड जो एरा था, तो वो विप्रा डोमिनेटेड था। तो विप्राज क्या करते हैं, क्षत्रिय की तरह बाहुबल यूज नहीं करते, बैठे बैठे। और उनकी भी एक प्रॉब्लम है, उनकी अब सबसे बड़ी, और भी बहुत चीजें हमने बातें भी की हैं, अगर आपको कुछ याद आए तो बोलिएगा मुझे जरूर। लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम है। विप्राज की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने ब्रेन, अपने इंटेलेक्ट के लिए। इतने और कॉन्फिडेंट होते हैं कि बचा के रह रखते हैं चीजें। उनको लगता है कि हमारी ये जो जरूरतें, इनको हमेशा सोसाइटी ऐसे ही रहेगी और सोसाइटी हमारी जरूरतों को देती रहेगी। तो बचा के रखने का मतलब एक्युमुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक उनमें नहीं, ये क्वालिटी उनमें नहीं होती है कि एक्युमुलेट किया जाए और फ्यूचर के लिए रखा जाए। यही चीज है जिससे कि वो बाद में वैश्य के हाथ में चले जाते। अब वैश्य कौन है, अब हम वैश्य पे आ रहे हैं। विप्राज की भी अभी बहुत सी चीजें जो बीच में याद आएंगी तो हम बात करेंगे, और भी बहुत चीजें हैं। मैं आज सोची कि विप्राज से मुझे एटलीस्ट वैश्य में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में लगता है कि बहुत बोर हो गया है। दो ही वर्णास पे हमने इतनी 2-4 क्लासेस ले ली हैं, क्षत्रिय और विप्रा। शूद्रस पे तो उतनी ज्यादा क्लास ही नहीं ली है। शूद्रस की तो शूद्र, अब हम 4 वर्णों में देख रहे हैं कि डल लोग सिर्फ शूद्र हैं, जो कि मैक्सिमम है, जो कि सोसाइटी में मैक्सिमम है। तो जो वैश्य डोमिनेटेड गवर्निंग सिस्टम है, जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में वैश्य हमेशा देखता है कि शूद्रों को मैनिपुलेट कैसे किया जाए। तो ये हम वैश्य एज में आगे जाके बात करेंगे। एंड तो अब ये वैश्य कैसे, इसमें वो वर्ग जो ना उतना इंटेलिजेंट होता है, ना उतना इंटेलेक्ट होता है, ना उतना हेल्दी होता है, ना उतना रोबस्ट होता है, ना उसके पास मजल पावर है, ना उसके के पास बाहुबल है, और ना ही वो उतना ब्रेनी है। तो ना ही वो शूद्र है, ना ही वो डल है, ना तो वो इतना डल है कि लोग जो बोले वही वैसे ही बस मजदूरी करके ही खाएंगे, जो बोला जाएगा वही काम करके खाएंगे, उतना डल भी नहीं है। वो सोचता है कि विप्रा लोगों ने भी तो अपने लिए एक सिस्टम बना दिया। क्षत्रिय लोग तो कहीं डरते ही नहीं है, वो तो जो भी चाहिए वो स्नैच करते हैं, कंकर करते हैं, और भोग वस्तुओं को कंकर करके भोग करते हैं, और विप्राज अपने ब्रेन से भोग करते हैं। अब मेरे पास उतना ब्रेन भी नहीं है और ना ही मेरे पास बाहुबल है, तो उसका सोच होता है कि अब मैं कैसे अपना जीवन चलाऊं। तो उसकी जो क्वालिटी है, तो उसकी क्वालिटी होती है कि इन लोगों की जो वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस के या इनकी जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को मैं प्रोवाइड करूं। क्योंकि उसमें एक नेचर होती है, सर्वाइवल ऑफ द इंस्टिंक्ट, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो नेचर है, तो हर एक में होती है। तो उसको लगता है कि अगर मैं ऐसी कोई चीज बनाऊं जो मेरे फ्यूचर भी कवर कर दे, फ्यूचर भी मेरे लिए ठीक रखे, और इन लोगों से भी मैं अपनी इज्जत भी ले लूं, जिसको कि स्टार्टिंग में जैसे कि उनका नाम
तो क्योंकि उनको उनको मतलब होता है किस चीज को एक्युमुलेट करे और किस चीज से मेरी मिनिमम नेसेसिटी और मैक्सिमम एमिनिटीज मिले, तो वो है पैसे के टाइम पे पैसा, बार्टर टाइम पे बार्टर की, चाहे वो फसलें हो, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो धान्य हो, चाहे जो भी चीज हो, उसको लाके इनको प्रोवाइड करना और उसमें से कमीशन रखना और वो कमीशन बचा के रखना। वैश्य की आदत होती है कि वो उस कमीशन को बचा के रखता है, खर्च नहीं करता। ही डजंट स्पेंड। क्षत्रियास भी स्पेंड कर देते हैं क्योंकि क्षत्रियास को लगता है कि कल का क्या सोचना, मैं हमेशा ही ऐसा ही रहूंगा, मुझे जब जरूरत होगी तो लूंगा, और जो अपने पास होता है तो बांटते भी। किसी गरीब को देखा, किसी वीक को देखा तो उसको हेल्प करना, ये क्षत्रियास की नेचर है। विप्रास की क्या नेचर है कि उनको लगता है कि मेरे पास इतना ज्यादा ब्रेन है तो मैं हमेशा ऐसे ही मेरे ब्रेन से काम चलता रहेगा, इसलिए वो भी बचाने की उनमें ये नहीं होती। ये जो थर्ड नहीं, फोर्थ वर्ण जो निकलता है तो उसको होता है कि मैं ऐसी चीज जिससे मेरी लाइफ भी बन जाए, मेरी फिजिकल नीड्स भी फुलफिल हो। साइकिक नीड्स का भी कहते हैं, वो साइकिक नीड्स के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है कि साइकिक नीड्स में विप्रास के आगे या क्षत्रियास के आगे मैं इनमें एक्सेल नहीं कर सकता। तो इसलिए जितना हो सकता तो वो साइकिक पोटेंशियलिटीज को भी इकट्ठा करते हैं। जैसे ये पेटेंट सिस्टम है, वैश्य लोगों का है पेटेंट। अगर एक बार मेरे साइकिक प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ गई तो ये मेरी ही है। तो ये क्योंकि कैपिटलिस्टिक एरा का पेटेंट सिस्टम है, तो ये पहले तो नहीं था, ना तो क्षत्रिय एज में पेटेंट सिस्टम था, ना ही विप्र एज में पेटेंट सिस्टम था। विप्राज ने भी अगर कोई चीज बोल दी तो लिख दी और दे दी कि चलो तुम लोग इसको पढ़ो नहीं, मतलब जो बोलते हैं तो वो आप मानो, लेकिन उसको पेटेंट बना के नहीं रखा किसी ने। तो ये जो पेटेंट मतलब वो साइकिक प्रॉपर्टी को भी पेटेंट बनाने के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो उनको पता होता है कि वो एक्सेल नहीं कर सकते इन फील्ड में। वो उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं जिसमें वो कोई क्वांटिफाइड चीज, क्वांटिफाइड मीन्स पैसा जो ये पैसे का चलन है, जो ये करेंसी का चलन, ये तो बहुत रिसेंट है। पहले तो करेंसी का चलन नहीं था, तो पहले तो चीजों का लाना देना, उसमें से ही बचाना, फिर उसको ज्यादा पैसे से ज्यादा इससे बेचना, और फिर उसका, इसीलिए उनको उस टाइम पे जब उनकी पावर का पता चला विप्राज और क्षत्रियास को कि ये तो बहुत बड़ी पावर है इनके पास, ये तो बैठे बैठे ही हर चीज को खरीद सकते हैं, हर चीज को अपने आप पास ला सकते हैं, हम तो वैसे नहीं। अब कलकत्ता से जूट लाना है तो कोई क्षत्रिय तो नहीं, कलकत्ता जाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, फिर वहां पे कंकर करना पड़ेगा किसी राजा को, और फिर जूट आएगा। लेकिन विप्रा को लगता है कि जूट अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा, वहां के लोग यहाँ तो नहीं लाएंगे, वहां के विप्रा को देंगे। तो इसलिए ये बड़ा कमाल का आदमी है जो यहाँ बैठे बैठे कलकत्ता का जूट ला सकता है, कश्मीर का एप्पल ला सकता है, शिमला का एप्पल यहाँ ला सकता है, और केरला की स्पाइसेस ला सकता है। ये तो बड़ी मजेदार चीज है। तो धीरे 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 ये जो दोनों क्लासेस है, जब ये सूडो क्लासेस बन जाती है, कहते हैं बाबा कि व्हेन विप्रा डजंट रिमेन विप्रा एंड व्हेन क्षत्रिय डजंट रिमेन क्षत्रिय, मींस हेरिडिटी सिस्टम, जब वो अपने को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने को बहुत ही अपने को पक्का एस्टेब्लिश करने के लिए, जब वो हेरिडिटी लाते हैं कि विप्रा का बेटा भी विप्रा होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, राजपूत का बेटा राजपूत ही होगा, जाट का बेटा जाट ही होगा, किसी जोशी का बेटा जोशी ही होगा, जब वो ऐसा सिस्टम लाते हैं तो देन विप्रा डजंट रिमेन विप्रा। जो काल चेंज हो गया होता है, उनका चलता नहीं है। शूद्रास को प्रोटेक्ट करने का काल चेंज हो गया होता है, प्रोटेक्शन का सिस्टम चेंज हो गया होता है, गवर्निंग सिस्टम चेंज हुआ होता है, तो उनके पास उनके मजल्स की वैल्यू नहीं रह जाती है। जब ब्रेन की वैल्यू, जब वजन की वैल्यू कम हो जाती है तो पैसे की वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो फोर्थ वर्ण आता है तो उसको वो श्रेष्ठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ, पहले जब वर्ण में वैश्य आता है तो उसको श्रेष्ठ जी बोलते थे। श्रेष्ठ मीन्स सबसे श्रेष्ठ। नाम तो इन्होंने ही दिया था विप्राज ने कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ इसलिए कि वो घर में आके हर चीज आपको आके पहुंचा देते थे। कुंडली ऐसी बना दीजिए, कुंडली ऐसी बना दीजिए,
मेरे ये ग्रह है, अगर इन ग्रहों को ठीक कर दीजिए, इन ग्रहों की पूजा कर दीजिए, उसके लिए मैं आपको ये दूंगा, तो वो श्रेष्ठ हो गए। इसी तरह से वो श्रेष्ठ से होते होते सेठ जी हो गए। तो अब ये जो वैश्यन एज है, नहीं पहले तो वैश्य है, अब वैश्य की डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पावर ना रखे, तब तक उसको हम परवर्टेड कैपिटलिस्ट नहीं बोलते। एक बिजनेसमैन है, कमाता है, बांटता है, सोसाइटी में मनी रोल करता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिजनेस और कैपिटलिस्ट को हम एक नहीं कहेंगे। बिजनेस तो हर कोई कर सकता है, बिजनेस तो आप कर सकती है, मैं कर सकती हूँ। कोई आइडिया आ गया, बैठे बैठे क्या करना है, हमें इतना पैसा चाहिए, महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख घर चलाने के लिए चाहिए, तो ये छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन उस बिजनेस में हमें एक्युमुलेशन की जब तक वृत्ति नहीं आई है, तो वो कैपिटलिज्म नहीं है। लेकिन जब उसमें एक्युमुलेशन की ज्यादा और डिस्ट्रीब्यूशन की कम आती है, लिखा हुआ है कि कैपिटलिज्म का मतलब ये नहीं है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ तो हर इकोनॉमी में, हर समाज में होनी ही चाहिए। वेल्थ हो या उसमें आपके मिनिमम नेसेसिटीज हों या आपकी मैक्सिमम एमिनिटीज हों, जो भी क्रिएट करना है, जो भी पैसे से क्रिएट करें, बार्टर सिस्टम से क्रिएट करें, या जैसे भी क्रिएशन की जैसे भी टाइम टू टाइम जो भी सिस्टम है, उसके लिए हम किसी भी बिजनेसमैन को कैपिटलिस्ट नहीं बोल सकते। वैसे हम बोलते भी नहीं है। जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, डीलरशिप करते हैं, वो कोई कैपिटलिस्ट नहीं होते। वो कैपिटलिस्ट तभी बोल देंगे उसको कि जब वो खर्च नहीं करते। तो हमने देखा है कि ये जो कुछ हेरिडिटरी कास्ट में आते हैं कुछ लोग, तो जिनको हम कहते हैं कि ये बिजनेस क्लासेस हैं, उनके दादा परदादा बिजनेस है, तो उनको हमने देखा कि वो खर्च करने में, पैसा जितना होगा तो खर्च करने में उनकी जान निकल जाती है। सच्ची तो बात यह है कि खर्च नहीं करेंगे। और मैंने पर्सनली देखा है कुछ लोगों को कि जहां तक आजकल के जमाने में जहां तक रोड जाती है, रोड अगर कहीं रिमोट एरिया में जा रही है, रोड बन रही है, तो रोड बनने वाले जो मजदूर होते हैं, कंट्रैक्टर होता है, या जो उनकी सहूलियतें होती है, उसके लिए कोई जाके वहां पे दुकान खोलता है बहुत दूर। अपना यहाँ सिटी का घर छोड़ के उसको पता चलता कि वहां पे दुकान खोलनी, वहां पे वो दुकान खोलेंगे, और दुकान खोल के वहां पे बहुत ही कष्ट में रहते हैं पैसा बचाने के लिए। तो वो वैश्य है, चाहे वो सेठ बोले, श्रेष्ठ बोले, तो उनमें वो जो एक्युमुलेशन की एक वृत्ति है, तो वो वैश्य में आती है, और वो कैपिटलिज्म है। वही लोग अगर बहुत ज्यादा धन एक्वायर करे तो उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। और ये जो कैपिटलिस्ट है, होते तो ये भी उन्हीं विप्राज के अंडर है। विप्रा एक जो एक सूडो विप्रनिज्म में जो रिलीजन की शुरू हो गई, तो जब तक उसके बाहर नहीं निकलते लोग, तो तब तक जब तक अब हम देखेंगे कि ये वैश्यन एज आई कैसे, विप्रन एज में से एग्जैक्ट वैश्यन एज कैसे आती है। विप्राज अपना ग्रिप तो छोड़ते नहीं है पूरा, तो जब तक विप्राज का ग्रिप रहता है तब तक वैश्यन एज आती भी नहीं है। अगर वैश्य को अगर धन बनाने का जो अप्रूवल मिलती है, तो वो विप्राज से ही मिलती है। जब वो या तो उनकी पकड़ ढीली हो जाती है सोसाइटी में, विप्राज की, सो कॉल्ड विप्राज की, या तो पकड़ ढीली हो जाती है, या समाज रिवोल्ट कर जाता है। तो या तो नेचुरल वे में जब पकड़ ढीली हो जाती है, तो तब भी उनके हाथ से, उसको कहते हैं, जिसे हम कहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे जब हम 5 प्रिंसिपल्स को पढ़े, जब हम प्राउड के प्रिंसिपल्स पे जाएंगे। अभी तो हम प्राउड के प्रिंसिपल्स पे, दूसरे प्रिंसिपल पे ही हैं। तो जब हम प्रिंसिपल्स को आगे पढ़ेंगे, तो तब होता है कि अपने आप नेचुरल वे में जब पकड़ ढीली हो जाती है, तो छलांग लगा के समाज जो है दूसरे इसमें चला जाए। जैसे हम देखते हैं कि विप्राज की इतनी ज्यादा ग्रिप था यूरोप में, जो ये मोनोथीइज्म का ग्रिप है, पहले तो इतना ज्यादा उनका ग्रिप था कि उन्होंने सारे पैगन्स को, पॉलीथियस्ट को मार के खत्म कर दिया। या तो उन्होंने मार दिया उनको, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया, उनकी जो वर्शिप प्लेसेस होती हैं उनको तोड़ दिया, उनके मार्बल निकाल दिए, अपनी वर्शिप प्लेसेस में लगा दिए। अभी भी अगर हम देखते हैं
अगर आप रोम में किसी को जाने का समय मिले तो वहां आप देखिएगा कि चांस मिले तो देखिएगा कि उन्होंने कैसे पॉलीथीज्म के वो बड़े बड़े उनके जो टेम्पल्स थे उनको तोड़ के उनके मार्बल निकाले हुए हैं। आप देखेंगे यूरोप में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे मूर्तियां तो तोड़ी गई हैं क्योंकि पैगनिज्म था। पैगनिज्म क्या था? जैसे हमारे यहाँ सो कॉल्ड हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवताओं को माना जाता है कि 33 करोड़ देवते, कोई भी किसी को भी पूजा करो रास्ता वहीं पहुंचेगा। यही था हर जगह पे, हर जगह यही था, क्योंकि इंसान नेचर वर्शिप से बाहर ऊपर आया हुआ है, तो नेचर वर्शिप करते करते दूसरे भी गॉड गॉडेस जोड़ता जाता है और वर्शिप करता जाता है, किसी को जब तक ना तोड़ा जाए। लेकिन जब ये मोनोथियस्ट ये मिडिवल एज में जब ये सूडो विपरण का ये रिलीजन शुरू हुए तो इतना ग्रिप ज्यादा हुआ सोसाइटी पे कि इन्होंने पूरा खत्म ही कर दिया। जो वहां पे पैगनिज्म था, जो पॉलीथीस्टिक सोसाइटी थी, उसको खत्म कर दिया, उनके टेम्पल्स को खत्म कर दिया और यूनिफाइड कर दिया, पूरी सोसाइटी को कर दिया। तो नेचुरली जब वो एक ही कर दिया, सोसाइटी को यूनिफाइड कर दिया, उनका वर्शिपिंग सिस्टम को एक ही किया, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने का चांस हुआ। इसीलिए कहते हैं चर्च और स्टेट। चर्च ने स्टेट के साथ दोस्ती कर ली और एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इतना एक्सप्लॉइट शुरू किया कि हम देखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि विपरण एज की देन है जो ये रिलीजियस लड़ाइयां होती हैं, जो 100 साल तक लड़ाई हुई, कैथोलिसिज्म में हुई, प्रोटेस्टेंटिज्म में हुई, 100 साल, 30 साल, 40 साल ऐसी लड़ाइयां चली हुई हैं वहां। और आजकल वो लोग उसमें से धीरे 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 नेचुरल वे, कहीं रेवोल्यूशन हुआ, कहीं नहीं हुआ। और उसके लिए भी बाबा लिखे हुए हैं कि जहां पे ज्यादा मोनार्की या क्षत्रिय एज का ज्यादा ग्रिप रहता है, जिस सोसाइटी में क्षत्रिय एज बहुत देर तक अपने ग्रिप रखती है, तो क्योंकि क्षत्रियाज की एक क्वालिटी डिसिप्लिन की भी है, प्रोटेक्शन है फैमिली की, फैमिली सिस्टम भी क्षत्रिय एज का है और डिसिप्लिन है, तो क्षत्रिय एज बहुत रुथलेसली डिसिप्लिन होती है। तो जिस सोसाइटी में ज्यादा देर तक मोनार्की या किसी तरह का क्षत्रिय इन्फ्लुएंस रहा है, तो वो सोसाइटी बाद में बहुत ही स्मूथली किसी दूसरे एरा में जाती है और स्मूथली वो चलती है। तो इस चीज को देखते हुए हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन, जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, बाबा इसके एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हुआ, रेवोल्यूशन इसलिए हुआ कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, सबको दिख रही थी, सब सफर कर रहे थे, तो रेवोल्यूशन हो गया। लेकिन क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा डिसिप्लिन से मोनार्की बहुत देर देर तक नहीं रही है, तो लोगों में डिसिप्लिन नहीं, तो वहां से जब रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आई तो सोसाइटी दोबारा डिसिप्लिन में नहीं आई, तो फ्रीडम, तो हर इसमें जो ये फ्रीडम का आजकल हम लोगों पे, सब लोगों को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी है अगर फ्रीडम गाइडेड हो, अच्छी है फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम गाइडेड हो और पॉजिटिव गोल की ओर गाइडेड हो तो। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रीडम आई और फिर उसमें डिसिप्लिन आ ही नहीं सका सोसाइटी में, तो एक तो वो देन है नॉन क्षत्रिय ग्रिप, जब नॉन क्षत्रिय ग्रिप रहे सोसाइटी पे और सोसाइटी एकदम उछल के विपरण एज में चली जाए, तो फिर वहां पे वो सोसाइटी, क्योंकि इतने बहुत ढंग से फैमिली सिस्टम, ये सिस्टम बना नहीं, तो जब हम कहते हैं कि आजकल वेस्टर्न एज में फैमिली सिस्टम नहीं है, तो रूट काजेस बहुत है, एक नहीं है, बहुत से रूट काजेस है। जैसे एक ही नहीं हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि इंटेलेक्ट होने का, बच्चे का इंटेलेक्ट होने का एक काज तो हम हमेशा कहते हैं कि डाइट है, बच्चे की इम्पोज संस्कार है। इसीलिए बच्चे को हम कहते हैं कि सात्विक आहार, बाबा लिखते हैं कि अगर सात्विक आहार बच्चे को फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अप टू 13 इयर्स दिया जाए, कंप्लीट सात्विक, रूट फ्रूट और मिल्क और रासिक भी ना दिया जाए, मीन्स कोका कोला भी ना पीने दिया जाए, कोका कोला चॉकलेट ना खाने दिया जाए, तो वो बच्चा जीनियस होगा। और ये चीज कोई बहुत दूर हमें जाने की जरूरत नहीं होती, हम आसपास में देखते हैं जो बच्चे बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट सात्विक आहार खाने की फैमिलीज के हैं और जिनको ऑलमोस्ट नई जनरेशन जो है, जिनको रूट फ्रूट पे रखा गया है,
तो उनका इंटेलेक्ट या उनका वो एक नए तरह का इंटेलेक्ट है। लेकिन दैट डजंट मीन कि इंटेलेक्ट सिर्फ डाइट पे ही डिपेंड करता है। ओनली वन फैक्टर डजंट कंट्रीब्यूट टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। देयर आर interbreeding, there is distant interbreeding, there is climate which plays, कि बच्चे का इंटेलेक्ट कैसे डेवलप होगा, उसके लिए क्लाइमेट भी काम करती है, उसके लिए खाना पीना भी करता है, उसके लिए जेनेटिक भी जो जेनेटिक मेकअप भी काम करता है। तो हम एक फैक्टर जब बोलते हैं तो हमें एक ही फैक्टर पे नहीं रहना चाहिए। अगर अब हम बोलते हैं कि ये फैक्टर जरूरी है समाज में डिसिप्लिन लाने के लिए, तो वो एक ही फैक्टर नहीं होगा, और भी 2-4 फैक्टर होंगे। लेकिन एक फैक्टर ये भी है, और दूसरा फैक्टर एक और भी है, क्योंकि अगर वैश्य के बाद, अगर रेवोल्यूशन के बाद विपन्न सोसाइटी में चले जाते हैं और फ्रीडम में रहते हैं, और फिर एकदम फ्रीडम में स्मूथली हम वैश्य में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी एक फ्रीडम की ही बात है। जब विप्रा लोग अपने ग्रिप को निकालते हैं तो तभी ना पैसा बनाना अलाउड होता है, या तो रेवोल्यूशन से अलाउड होता है, नहीं तो वो परमिशन से होता है। तो जब चर्च और स्टेट का ग्रिप सोसाइटी से टूटता है तो फिर कुछ लोगों ने फिर आके खुद परमिशन दी कि पैसा आप बना सकते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिसिज्म में पॉवर्टी, चेस्टी और एक और कोई फैक्टर है, अगर किसी को आता हो तो लिखें प्लीज, मैं भूल गई। 3 फैक्टर्स हैं कैथोलिसिज्म के, 3 पिलर्स हैं। एक तो पॉवर्टी है, वो पॉवर्टी को बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं। क्यों? वो हम बाद में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेंगे। पॉवर्टी क्यों चाहिए थी उनको? क्योंकि वो इतना एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, और लोगों को कहते थे कि पॉवर्टी में रहो, तभी आपके सिन्स जो हैं वो सिन्स की सिन से छुटकारा हो, बिकॉज यू आर सिनर, यू आर बोर्न एज ए सिनर। और सिनर्स को छुटकारा देने के लिए, सिन से छुटकारा पाने के लिए आपको पॉवर्टी में रहना है, आपको चेस्टिटी मीन्स नास्तिक ब्रह्मचर्य। सब लोगों को इस दलदल में फंसा के खुद अपना, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम करेंगे कि खुद अपना क्या सिस्टम है, वो अगर आप देखेंगे हिस्ट्री तो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था। खुद जो विप्राज है उन्होंने कानून बना दिया, सोसाइटी पे डाल दिया कि आपको सेलिब्रेट रहना है, आपको ऐसे रहना है, आपको शादी की तो टिल डेथ नो डाइवर्स उसमें होगा, ऐसे सिस्टम बना के। लेकिन अपना जो है तो वो अपना दूसरी तरह से अपना कंडक्ट रखने से फिर लोग या तो रिवोल्ट हो जाते हैं, या फिर उसमें से एक दूसरा रिफॉर्म होके जो दूसरा प्रोटेस्टेंटिज्म निकला, तो उनको पता, वो क्योंकि एक ही एक्सप्लॉइटेशन के बाहर निकले थे तो उनको कुछ ना कुछ पता था कि ये ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, ज्यादा पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी क्यों है, इसलिए तो उन्होंने इजाजत दे दी। सो कैपिटलिज्म का जो फादर ऑफ कैपिटलिज्म जो हम एडम स्मिथ बोलते हैं, तो एडम स्मिथ नहीं है इनफैक्ट एक फादर हुए हैं प्रोटेस्टेंटिज्म के, मैं उनका नाम अभी भूल गई, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, वो नाम मुझे याद आएगा। एक फादर हुए हैं जिन्होंने बोला कि प्रोटेस्टेंट्स लोग धन को क्रिएट कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट द कैपिटल बट यूज नहीं करेंगे। इसलिए प्रोटेस्टेंट्स जो आज भी हैं, जो पुराने ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टेंट है, तो वो अपने पे खर्च नहीं करते हैं ज्यादा। तो बेसिकली वो कौन थे? वो वही थे वैश्य, जो अपना खर्च ही नहीं करना चाहते, जब बनाना चाहते तो वो बना के उन्होंने जब धन बनाने की परमिशन उनको चर्च से मिली, और उसके बाद नेचुरली वो विप्रनेज के ग्रिप से निकलकर शूद्रास जी ज्यादा विप्रनेज के ग्रिप में रहते हैं, बाकी क्लासेस तो आगे चली जाती, तो आगे उन्होंने फिर कैपिटल बनाना शुरू कर दिया, और फिर कैपिटल बनाने को पाप नहीं मानना शुरू किया। तो जब इस ग्रिप में से कुछ लोग निकले और कुछ लोग अपने आप ही शूद्र नेरा में चले, वैश्य एज में आए, और वैश्य से शूद्राज में जाना नेचुरल है। तो 2 फैक्टर यहाँ पे मिलते हैं जो आजकल हम सोसाइटी में डीजनरेशन का कारण देखते हैं। हम कहते हैं ना कि सोसाइटी में डीजनरेशन आ गई है, सेल्फ सेंटर्ड बच्चे हैं, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड है, माँ बाप भी सेल्फ सेंटर्ड है। जिन सोसाइटीज के हम बात बोलते हैं, जिनको हम कॉपी कर रहे हैं, तो उनमें ऐसी बात नहीं है कि बच्चे सेल्फ सेंटर्ड है और सेल्फिश है, माँ बाप भी सेल्फ सेंटर्ड है।
वहाँ की सोसाइटी में माँ बाप भी कोई बच्चों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते। बच्चे अगर 15 से 16 साल, वो आजकल हमारी सोसाइटी में भी है, हम अब नहीं कह सकते बहुत हाई हॉर्सेस पे रह के, सुपीरियर पेडिस्टल पे रह के कि हम डिफरेंट है, इंडियन डिफरेंट है। ये बात बहुत हिपोक्रेटिकल होगी कि हम डिफरेंट है। हम भी कोई डिफरेंट नहीं, हमें उन्हीं को कॉपी कर रहे। जो ही हमारे पास पैसा आता है तो ये जो हमारी वैल्यूज होती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सेवा, सर्विस, इकट्ठा रहना, इसको हम खिड़की से कहते हैं ना, इकट्ठा करके पोटली बांध के खिड़की से बाहर फेंक देते, यही हम लोग कर रहे हैं। तो यही चीज आती है जब सोसाइटी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, क्षत्रिय एज के बाहर आ गए, विप्रास के ग्रिप से बाहर आ गए, और वैश्यन एज से नेचुरल वे में ड्यू टू सो मेनी वैश्यन एज की हम जब सूडो वैश्यनिज्म, अब पूरा वैश्यनिज्म आज मैं इसको कंप्लीट करके वैश्य पे ला के रखूंगी, और अगली बार हम पूरे वैश्यन एज के बारे में और एक क्लास लेंगे। लेकिन मैं आज इसको थोड़ा थोड़ा करके, टाइम हो गया है, तो अगर क्वेश्चन आंसर होंगे किसी के तो उसको ये करेंगे। लेकिन मैं कहने वाली थी कि जो ये डी जनरेशन की जो हम कंप्लेंट करते हैं, ज्यादातर प्रोटेस्ट करते हैं, ज्यादातर आनंद मार्गी लोग, ज्यादातर हम लोग करते हैं कि डी जनरेशन हो गई है, बच्चे माँ बाप को नहीं देखते हैं, और इंडिविजुअलिज्म आ गया सोसाइटी में। तो इंडिविजुअलिज्म आने का कारण ये भी है, हम वैसे जो ही हमारे पास पैसा आता है तो हम फिर वो अपनी जो वैल्यूज है उनको छोड़ देते हैं, फिर हम वेस्ट को कॉपी करते हैं, और वही वो वेस्ट क्योंकि पहले वेस्टर्न एज से बाहर निकला है, तो वो कोई वेस्ट और ईस्ट कोई वो कोई उसे कोई हम विलन या वैम्प बोले, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो हमसे पहले उन्होंने हमारी तरह जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम करके अपने आप को हिपोक्रेटिकली कुछ वैल्यूज में बांध के नहीं रखा, हिपोक्रेटिकली कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हमारे जितने भी अच्छे लोग थे, इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली कहानी है, इसने हमारी जो सोसाइटी है उसको बहुत पीछे धकेल दिया है। क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते थे, जिनको एक नेचुरल वे में जब इंसान बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट बढ़ जाता है तो उसको इंट्यूशन की ओर जाने की एक नेचुरल डिजायर आती है। तो नेचुरल डिजायर जो इंट्यूशन की ओर जाने की है, तो उसमें अगर गाइडेंस ना मिले, अगर खुद आदमी अपने तरीके से भी जाएगा, लेकिन बहुत साल लगते हैं, और उस साल में ये भी गारंटी नहीं होती कि हम पीछे आ जाए, हमारे कर्म कुछ ऐसे गलत कर दें और हम पीछे आ जाए। इसलिए जरूरत पड़ती है गुरु की, मेंटर की, आगे ले जाने की। तो अगर उस टाइम पे ऐसी कोई आइडियोलॉजी या ऐसी कोई फिलॉसफी हमें मिले जो गाइड करे, जो हमें पीछे की ओर धकेल दे, और तब हमारा पूरा समाज ही पीछे, जो अच्छे लोग थे जो इंट्यूशन की ओर जाना चाहते थे, तो उन्होंने ये पकड़ लिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या करने से जगत को छोड़ दिया, और ना तो ब्रह्म में ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। ना तो सच्चे तरीके से हमने ब्रह्म को ढूंढा, ना ही सच्चे तरीके से हमने जगत को पकड़ा। तो दोनों को ना पकड़ने से जो हमने नमो शिवाय शांताय में भी पढ़ा था कि प्रैक्टिकल होना शिव ने उसी टाइम पे लिख दिया। और बाबा तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल के बिना जो लोग, हम लोग आज भी सोचते देखते हैं ना, बहुत से भक्त लोग मिलते हैं हमें जो कहते हैं बाबा करेंगे या भगवान जो करेंगे, बस प्रपतिवाद। तो प्रपतिवाद के एंटी भगवान शिव से लेकर भगवान कृष्ण और भगवान आनंद मूर्ति, उन तीनों ने इतना एंटी बोलने का क्या बात था कि आप प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे आप रह सकते हो वो करो। ग्रेस तो बनी रहती है, वो दूसरी चीज है, उस पर तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रेस तो होती है आप पे, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको ग्रेस होती है। ग्रेस की सिर्फ वो अहंकार की छतरी जो है तो उसको उठाना है। तो चलिए, हम कहीं से कहीं जा रहे, समय भी हो गया है, तो हम लोग अब वैश्यन एज पे लाके छोड़ दिया। एक और क्लास हम वैश्य पे लेंगे और फिर उसके बाद हम 5 प्रिंसिपल ऑफ प्राउड पे जाएंगे। तो नमस्कार। तो जितने भी कोई क्वेश्चन हो, अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच दीदी, एज यूजुअल वेरी नाइस क्लास। और क्वेश्चंस अगर किन्हीं के मन में है तो जल्दी पूछेंगे, क्योंकि दीदी के पास बताने के लिए इतनी सारी चीजें होती हैं कि दीदी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, हम लोगों को अगर हम लोगों को इतनी समझ आई तो हमको कंटेम्परेरी एनालिसिस करना चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है
कि हम जी कंटेम्परेरी एनालिसिस करें कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, उस सोसाइटी में क्या हुआ, अब चाइना किस में जा रहा है, रशिया कहाँ जा रहा है, यूक्रेन का। अगर हम ये कंटेम्पलेट करना शुरू करें तो मजा आता है इसमें, और फिर हमें एक गाइडेंस भी मिलती है, रिएक्शनरी भी नहीं रहते, और फिर हम वेस्टर्न एज का गवर्नेंस भी बात करेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा था कहीं मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रही हूँ, वर्नाज पे इतना बोल बोल के आप कहीं बोर ना हो, तो मैंने सोचा अगर आपका कोई, आप जो बोलेंगे तो वही विषय ले लेंगे, लेकिन बोर दीदी, नहीं हो रहे हैं तो अच्छी पर्सनली बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी लोग अपना बताएंगे। बाकी लोग बताइए प्लीज, अगर कोई, जी, किन्हीं प्लीज। को भी कोई क्वेश्चन है आज के सेशन में या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करेंगे। दीदी ने काफी कुछ बताया है आज हमें क्वालिटीज के बारे और में, मुझे चाहे लगता है अगर हम वर्णों को जानेंगे, वर्णों के गवर्निंग सिस्टम को जानेंगे तो प्राउड में हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, जी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। प्राउड सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा अगर हम वर्णों को पूरा जान लेंगे। जी जी, ममता दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, ममता माहेश्वरी दीदी। जी बोलिए दीदी। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी। दीदी आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, आप ये मत सोचिए कि बोर हो रहे हैं। नहीं दीदी, मुझे जो अच्छा लगता है तो मैं बोलती रहती हूँ, फिर मुझे सोचना पड़ता है कि दूसरे लोग नहीं इसको नहीं नहीं पसंद भी दीदी, कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं। नहीं नहीं बोर नहीं होते, अच्छा लगता है, सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ आपसे तो हमको। थैंक यू दीदी, बिल्कुल, बहुत थैंक यू। इजी तरीके से दीदी इतनी सारी चीजें बता देती हैं, इतने फ्लुएंट वे में और बहुत ही लॉजिकल वे में बताती हैं कि हम एक्सेप्ट करने को माइंड रेडी होता है दीदी उस चीज को। ये बात तो जरूर है। मुझे खुशी होती है कि मेरा एक ड्रीम जो था ना कि प्राउड में बहुत सी लेडीज इंटरेस्टेड हो, तो अगर हो रही है तो सच्ची मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज से कि लेडीज को प्राउड अच्छा लग रहा है, हम महिलाओं को प्राउड अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इसको थ्रेडबेयर समझ रहे हैं, प्राउड सीधा सीधा जैसे हमें बोला जाता है कि प्राउड ये है, तो हमें लगता है ये तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है कि नहीं? अच्छा एक दीदी एक बात और बोल रही हूँ मैं, मेरी जी गोदी में मेरी पोती बैठी है, वो बोल हाँ। रही मुझे दादी के पास जाना, मेरे को दादी बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू बेटा। मुझे आप दिखाइए, अपना फेस दिखाइए बाबू। दिखाती हूँ। ओ नमस्कार बाबू, आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? इनका नाम है ब्रह्मांडी। ब्रह्मांडी। हाँ ओ ब्रह्मांडी। बहुत अच्छा नाम है बाबू, बहुत अच्छा है। हाँ? ठीक है, कोई और कोई क्वेश्चन है या कुछ कोई बोलना चाहे, थैंक किसी यू को कोई ममता दीदी। पॉइंट? हाँ हाँ, मीतू दीदी आई थिंक शायद कुछ कहना चाह रही मीतू दीदी। नमस्कार नमस्कार दीदी। नमस्कार। आ, और नहीं, बहुत अच्छा आप करा रही हैं। मैं तो इनफैक्ट वेट कर रही हूँ कि आप वैश्य नेता को भी बताइए, बिकॉज वही एक अकेला है जो मुझे अभी तक थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे समझना चाहिए। क्योंकि वो तो तेरह कंटेम्परेरी है ना दीदी, उस पे तो बहुत कुछ बोलने का होगा, है ना? शायद उस पे हाँ, क्वेश्चन और आंसर दीदी भी ज्यादा हो। अब इसको तो इतना ज्यादा अच्छे से मतलब दिमाग में घुस गया है कि आते जाते सबको जज भी हुआ रहे हैं कि ये जो है ये क्षत्रिय है और ये शूद्र है। तो दीदी उस जजमेंट से एक टॉलरेंस भी आती है ना? हम किसी कंजूस आदमी को देखते तो गुस्सा आता है ना पहले, सही बात है। बाद में जब देखते हैं तो फिर हमें हंसी आती है कि इसका तो नेचर ही ऐसा है भाई, ये कैसे चीज होगा, है कि नहीं? और तो दीदी आपसे एक परमिशन मुझे लेनी थी कि ये हमारा जी जून का इशू जो है ये पब्लिश हो गया है, और मंजुला दीदी हमारी एडिटर इन चीफ भी हैं इसकी। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं आपके सेशन में उस मैगजीन को शोकेस कर सकती हूँ। बिल्कुल दीदी, आप वो मीरा दीदी से पूछिए, कोऑर्डिनेटर से पूछिए ये बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पता भी नहीं होता कि आप क्या करने जा रही हैं, है ना? तो मेरा सेशन कौन सा है? मेरा ये आप सब लोगों का सेशन है दीदी।
अगर सबके लिए जो बेनिफिशियल है, तो मेरी कोई भी ये नहीं है। मीरा दीदी, सुप्रिया दीदी से बात कीजिए, और अगर ये वर्थ है तो क्यों ना हो, क्यों ना हो। तो सुप्रिया दीदी, विद इफ यू परमिट मी, तो मैं मैगजीन जून का इशू जो है वो शोकेस करूं। दीदी परमिट की क्या बात है, आपका एक प्लेटफॉर्म है। दीदी मेरा ये एक सबका मेरा प्लेटफॉर्म है एक दीदी। क्वेश्चन था। नीतू दीदी, जी, मैं जी, आपको बोलिए, होस्ट बोलिए। बनाती हूँ, तो या यू आर को होस्ट, तो आप शेयर कर सकती हैं। हाँ, नीतू दीदी, लेकिन मैं अभी आपको किसी का कोई host कर क्वेश्चन सकती है? मंजुला हाँ, दीदी कोई के हाँ, तरफ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। पूछिए, पूछिए दीदी, मेरे मंजुला दीदी, मेरा भी क्वेश्चन है। आप क्यों बोली ना, मैं किसका सुन नहीं पाई, बीच में क्वेश्चन है, किसी का फोन आ पूछिए। गया था। तो जैसे आप बोली ना कि कंजूस को देख करके मुझे पता चल जाएगा, तो मुझे पूछना है कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक। नहीं, मैं बोल रही, देखे ना, नॉट ओनली कंजूस, हम आसपास में देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, चाहे वो थोड़े अनस्किल्ड शूद्रन क्लास होती है, जो कि मैक्सिमम है हमारे आसपास में, तो उन पे भी हमको कभी कभी गुस्सा आता है कि अपना प्रॉमिस क्यों नहीं फुलफिल करते हैं। ये जिस हमसे जो बात इन्होंने की होती है, पहले प्रॉमिस किया होता, फिर वो प्रॉमिस से पीछे क्यों चले जाते हैं, तो उसको समझने में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है हमें कि इन लोगों से प्रॉमिस करना या ओरल प्रॉमिस या लिखित प्रॉमिस डजंट मैटर, तो टॉलरेट करना सीख जाते हैं हम लोग, बहुत सी चीजें टॉलरेट करते हैं, गुस्सा नहीं आता। जी जी जी। दीदी, आई थिंक निर्मला सिंह दीदी ने भी अनम्यूट किया हुआ था, शायद वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी जी, मैं पूछना चाह रही थी, मुझे नमस्कार पहले तो सभी को। मैं पूछना चाह रही थी, तो कुछ कुछ आंसर मुझे मिल गए। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, तो उसमें क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण का गुण बहुत ज्यादा उसमें है, और किसी में विपरीत गुण है, तो सेम टाइम में चारों गुण को धारण तो नहीं कर सकता आदमी, एक ही टाइम में चार नहीं हो सकता। तो क्या ये उचित होगा कि एक टाइम में, मतलब जैसा टाइम रहे, जैसी परिस्थितियां बने, उस हिसाब से वर्ण मतलब खुद को चेंज करे कि आइडली तो दीदी प्राउड तो उसी पे जोर देता है, प्राउड जी तो जोर ही देता है कि सारे वर्णों को धारण करके बैठो तो सुपर ह्यूमन बीइंग बनो, उसको सद्विपर बोला गया। तो लेकिन सद्विपर जो होगा तो दीदी वो विद किसी में ऑल द बहुत ज्यादा, क्वालिटीज होना चाहिए। किसी में बहुत ज्यादा, मैं देखती हूँ कि विपरीत किसी में बहुत ज्यादा उभरा रहता है, बहुत ज्यादा है। कोई तो एकदम ही मतलब शूद्र, क्या बोलेंगे उसको, हाँ जी जी दीदी, तो विप्रोचित जो आप है, समझ जो बहुत जाओगे। ज्यादा विप्रो ज्यादा विप्रन है, तो वो अगर अपने 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 इंटेलेक्ट को राइट डायरेक्शन में चलाएंगे, और फिर उनको लगेगा कि मुझे तो हर चीज के लिए तैयार रहना है, मुझे डरना भी नहीं है किसी से, नेचुरली जो सद्विप्र का कंसेप्ट है ना दीदी, तो सद्विप्र का कंसेप्ट ही यही है कि वो लोग जो किसी भी एक वर्ण में बंध के ना रहे, और ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत से डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि फर्ज कीजिए विप्र लोग बहुत ज्यादा विप्र लोग जो होते हैं, विप्रन होते हैं जो, तो वो किसी हेडलॉन्ग किसी झगड़े में नहीं जा सकते, डरते हैं, मजल बाहुबल नहीं यूज कर सकते, तो वो इसलिए क्षत्रियास को साथ में रखते हैं। तो अगर कोई विप्रा है और वो अपनी राइट डायरेक्शन में जाना चाहता है, अपने इंटेलेक्ट को लेना चाहता है, तो नेचुरली वो अगर अपने फियर कॉम्प्लेक्स को निकाले कि मुझे मेरा क्या जाएगा, क्या होगा, मुझे कहीं चोट लगेगी या बहुत होगा तो मैं मर जाऊंगा, यही फीलिंग है ना। अगर इस फीलिंग को बढ़ावा दिया जाए कि मुझे क्या है, जब मरना होगा तो मरना ही है, ऐसा करके ना डर निकाल दे, तो शत्रुचित विप्र हो गया। फिर उसमें तीसरा होता है कि वैश्योचित, पैसा जो है, पैसा भी कमाना है, बहुत जरूरी है। बाबा तो कहते हैं कि ओनली 2% ऑफ योर पोटेंशियलिटी जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ की एमिनिटीज और नेसेसिटीज को करने के लिए, नॉट इवन 2%, 1%। वैसे साइंस भी कहती है कि आज तक जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो 1% मटेरियली बड़े, मीन्स मटेरियली जो
सक्सेसफुल लोग हुए तो 1% to 2% अपने ब्रेन की और माइंड की पोटेंशियलिटी को यूज करते हैं। ये साइंस भी कहती है और बाबा ने इसको एंडोर्स किया है। बाबा ने कहा है कि 90 अगर 2% में हमारी मटेरियल सारी चीजों को मटेरियली एक आदमी सक्सेस फुल होने के लिए सिर्फ 1% to 2% यूज करता है अपनी पोटेंशियलिटी, तो 98% बचती है। वो किस लिए बचती है? वो बचती है आपकी साइकिक पोटेंशियलिटीज और स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमें सोचनी चाहिए कि अगर हम अपने अच्छे बिजनेस के लिए, अपने अच्छी सक्सेस के लिए, मटेरियल लाइफ में सक्सेस के लिए 1% to 2% काफी है, तो हमें प्रकृति इतना ज्यादा क्यों देती जा रही है? उसने हमसे स्नैच क्यों नहीं किया है ये मेंटल पोटेंशियलिटी? तो इस पे जब हम सोचेंगे तो उसका पक्का तब हमें मालूम होगा कि इसलिए स्नैच नहीं किया है कि हम अभी तक नेचुरल जर्नी जो उसमें गए ही नहीं है। जिस दिन हम नेचुरल जर्नी में अपना पांव रखेंगे तो तब मालूम होगा कि ये जो 98% है तो वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही यूज हो सकता है। साइकिक को पाने के लिए भी 15 क्योंकि बाबा लिखे हुए हैं कि मिस्टिक, एक मिस्टिक होने के लिए, मिस्टिक मीन्स फ्रॉम known to unknown, the journey from known to unknown means जो लोग यहाँ मिस्टिसिज्म, जो हम सूफी कहते हैं या मिस्टिसिज्म बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने इतने मिस्टिकल सॉन्ग्स लिखे, भजन लिखे, इतना एक मिस्टिसिज्म को एक एक्सप्लोर किया है, तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ 14%, 10 से 14% अपनी मेंटल पोटेंशियलिटी को यूज किया है। तो अगर साइकिक पोटेंशियलिटी 14 से 15 में रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं हम, तो हम कोई भी किताब लिख सकते हैं। अगर हम मिस्टिक किताब लिख सकते हैं, मिस्टिक कविता लिख सकते हैं, तो हम कोई भी किताब, कोई भी हम रीडर, राइटर, कुछ भी बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं 14-15% के अंदर ही। अब 15% के ऊपर की जो पोटेंशियलिटी बचती है 85% या 80%, वो किस लिए? तो उसको यूटिलाइज करने का सिर्फ एक ही फील्ड है जो अनलिमिटेड है, वो है स्पिरिचुअल फील्ड। उसमें क्या होता है कि जब हम अनलिमिटेड में जाते हैं तो हम उस अनलिमिटेड के साथ मर्ज हो जाते हैं और जीव जो है शिव बन जाता है, और कख जो है जो कुछ भी नहीं है, जो तिनका है, जो यूनिट है, जो सुप्रीम बन जाता है, वो माइक्रो मैक्रो बन जाता है। तो वो मर्जिंग हो जाती है। सिर्फ वही एक फील्ड है जिसमें हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का चांस मिलता है, बाकी सब फील्ड लिमिटेड है। ओके दीदी, आई थिंक आंसर मिल गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओके मीतू दीदी, क्या आप अभी रिवील करना चाहते हैं मैगजीन? अगर ज्यादा समय लगेगा तो कल भी ले सकते हैं ना दीदी? नहीं, आई थिंक दीदी शॉर्ट में ही कर लेते हैं और हमारे पास कुछ टाइम है। मीतू टाइम दीदी? है, अभी टाइम है। जी जी जी। ठीक है दीदी, मैं ट्राई कर रही हूँ, एक मिनट। बहुत ही एफर्ट्स जाते हैं पूरे एक मैगजीन एक मंथ के लिए बनाने के लिए, और काफी बहुत समय से काम बहुत चालू होता है और कंप्लीट होते होते बहुत टाइम लगता है। वाओ दीदी, एक मिनट दीदी, बस एक मिनट दीदी। पैट्रियट हम्म। और इसमें बहुत सारे लोगों का हार्ड वर्क है, मैं वो भी आप लोगों को बताना चाहती दीदी, हूँ। जी, मैं वही सुप्रिया पूछना दीदी, चाहती थी कि ये किसने सुप्रिया किसका इसमें सुप्रिया ज्यादा दीदी और सुप्रिया दीदी, प्रभा अग्रवाल दीदी, पूनम दीदी, नीतू दीदी, तो ऑल ओवर सारा वर्क कर रही हैं। एंड बहुत अच्छा बना है मीतू दीदी, बहुत अच्छा। सारे लोग। और अभी एक और गुड न्यूज है कि हम लोगों को इंटरनेट डोमेन मिल गया है, तो बट उसको अब हम लोगों को एक्सप्लोर करना है, और उसके अब स्टार्ट हम लोग, ये भी रहेगा और साथ साथ हमारा इंटरनेट डोमेन भी अब रहेगा। दीदी मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है बट स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, एक मिनट।
सॉरी दीदी, 2 मिनट का टाइम दीजिए। नो प्रॉब्लम दीदी, इसमें टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। आपका स्क्रीन अभी भी स्टार्ट तो हुआ था पर शो नहीं हो पाया। दीदी जो मैगजीन पे काम करते हैं उसमें बहुत ही अच्छे से 2 सेक्शन में फिलहाल काम हो रहा है। एक इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है और दूसरा हिंदी लैंग्वेज में रहता है। और उसका स्पेशल जो अट्रैक्शन रहता है मुझे लगता है वो एडिटोरियल जो रहता है, जो हमारे मोस्ट इंटेलेक्चुअल मेंबर्स हैं उन लोगों का एक लेख हमें मिलता है, जो भी उन्होंने उनका राइटअप रहता है इंग्लिश में हिंदी में, वो इस मैगजीन में डाला जाता है। और कंटेंट कलेक्शन होता है। आप लोगों को शायद मालूम भी हो कि एक नवचेतना रीडर्स ग्रुप बना हुआ है। होप कि आप सभी उसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी ये मैगजीन आता है तो सबसे पहले इसे नवचेतना रीडर्स ग्रुप में डाला जाता है। और एक राइटर्स ग्रुप भी है तो जिसमें दीदी आप अभी नजर आ रहा है आप लोगों को मेरा स्क्रीन? जी दीदी अभी विजिबल है बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा नवचेतना जून 2023 का इशू है। और इसमें हमने आनंद नगर डीएमएस जो बहुत सक्सेसफुली हुआ, और हमारी वहाँ पे एक रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी थी जो पूनम दीदी ने की है, तो उसी को हमने कहीं ना कहीं कवर पर भी शो किया है। प्लस ये जो बीच में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर हमारे यहाँ सुष्मिता चौधरी दीदी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट पर हमारे लिए ही बनाया है, जिसमें कि एक हमारी अवधूतिका दीदी और मार्गी दीदी मिल रही के प्राउड का काम कर रही हैं। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। नेक्स्ट हमारा जो पेज है ये हमारे एडिटोरियल बोर्ड है, जिसमें एडिटर इन चीफ मंजुला दीदी हैं। देन एडिटोरियल बोर्ड में प्रभा अग्रवाल दीदी, मीरा दीदी, मीतू सिंह, पूनम दीदी, सृजा दीदी एंड सुप्रिया दीदी हैं। तो दीज आर द पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर द एडिटोरियल बोर्ड, जिसमें ए टू जेड सारा काम इन्हीं लोगों के हेल्प से होता है। एंड अवधूतिका आनंद प्रभा दीदी जो है, शी इज द मैनेजिंग एडिटर। देन ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जिसमें पेज नंबर वाइज पहले हमने जो लिया है इंग्लिश सेशन लिया है, और उसके बाद हिंदी सेशन लिया है। सो इट इज बेसिकली इन 2 लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ये एडिटोरियल है जो कि आनंद प्रभा दीदी ने हमें लिखकर भेजा है। इट्स अ ब्यूटीफुल एडिटोरियल विच सेज कि सेल्फ नॉलेज इज द रियल नॉलेज। इसको ध्यान में रख के दीदी ने पूरी चीज हमें लिखकर बताई है। देन धर्म एंड रिलीजन, ये भी एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। ये बेसिकली मंजुला दीदी का ही है। मंजुला दीदी हमारे सामने है। इस आर्टिकल के लिए मेरी उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई, एंड शी टोल्ड मी कि ये आर्टिकल उन्होंने 80s में लिखा था। 80s में एक मूवमेंट चला था जहां पर ये डिसाइड किया था कि जो धर्म है, रिलीजन है, मतलब दे वर टॉकिंग धर्म एंड रिलीजन वन एंड द सेम, एंड देन दे वर सेइंग कि रिलीजन और धर्म को पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहिए। तो शी रोट एन आर्टिकल, उनके मन में आया कि लोगों को समझाया जाए कि हाउ धर्म एंड रिलीजन आर 2 डिफरेंट थिंग्स, एंड व्हाई धर्म इज सो इम्पोर्टेंट टू बी द पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स। तो ये उन्होंने इसमें लिखा है। देन इसमें एक छोटा सा विंडो और हमने यूज किया है, जिसमें कि लेट्स डिफीट द डॉगमा। काल सर्प योग के लिए लोग बहुत ज्यादा कुंडली वगैरह, और आजकल बाय डिफॉल्ट कुछ लोग एज ए बायोसाइकोलॉजी भी इसको यूज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट एट ऑल अ डॉगमा। ये नॉट एट ऑल अ ट्रू थिंग, इट्स क्लियरली अ डॉगमा। बाबा भी मानते हैं कि देयर इज अ प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स बिटवीन राहु एंड केतु, बट दैट डजंट मीन कि इट इज अ काल सर्प योग या ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो एक विंडो है, इट इज वन एंड ऑल फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। देन हम लोगों ने 5 मई को आनंद पूर्णिमा, बाबा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उससे पहले हम लोगों ने 3 मई को कथा कीर्तन का प्रोग्राम किया था। तो मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आनंद पूर्णिमा का जो भी सेलिब्रेशन है उसकी पिक्चर्स हमें भेजें।
तो बहुत सारी दीदी ने, जैसे निर्मल दीदी बिलासपुर की हैं, उन्होंने भेजा हमें, मीरा दीदी ने गदईपुर की फोटो भेजी, गीता रॉल दीदी ने मुंबई की फोटो भेजी। तो लोगों ने अपने अपने एरिया में क्या क्या काम हुए, मुंबई में कैसे जागृति में मनाया गया, प्रतापगढ़ में कैसे बनाया गया। सो दैट पिक्चर इज देयर, इट्स काइंड ऑफ अ फीस्ट टू एन आई। आपको भी अच्छा लगेगा ये सारी चीजें देखकर। इसके बाद दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल आर्टिकल सूडान पर। एक सूडान की जो कंडीशन है उस पर देख के एक आर्टिकल मैंने लिखा था। तो व्हेन आई स्पोक टू दिलीप सागर दादा, तो उन्होंने एक मुझे कंसेप्ट बताया, वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो ही सेड कि इसका हम प्रोटेस्टिक सोल्यूशन बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोटेस्टिक सोल्यूशन फॉर द वॉर लाइक सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वो यूक्रेन में हो रही है, चाहे वो सूडान में हो रही है, चाहे हम इंडिया चाइना की बात करते हैं। तो दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड until unless we have a protestic solution. And what is the protestic solution? That is the world government. तो ये पूरा आर्टिकल दादा ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को समझते हुए लिख कर दिया है हमें। इट्स नॉट कंप्लीट बिकॉज इट्स अ वेरी बिग आर्टिकल, तो इसको हमने नेक्स्ट इशू में भी लेकर जाना है। ये भी एक बहुत अच्छा इंसर्शन है। ललिता पानिकर है, शी इज बेसिकली राइटिंग फॉर हिंदुस्तान टाइम्स एंड शी रोट एन आर्टिकल थ्रू G20। G20 समिट इस बार इंडिया में हो रहा है, शायद ये अक्टूबर नवंबर में होगा। तो द फोकस शुड बी ऑन विमेन्स न्यूट्रिशन। तो उन्होंने विमेन की माल न्यूट्रिशन को लेके पूरी फिगर्स बताई है एंड शी टोल्ड अस कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कीप दिस टॉपिक आल्सो इनटू द G20 समिट। G20 समिट में मेनली जो बातें होती हैं वो जो G20 कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के डेवलपमेंट को लेके होती है। तो उसमें एक विमेन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज दैट इज 50% ऑफ पॉपुलेशन। तो ललिता पानेकर जो हिंदुस्तान टाइम्स से है, उनका एक मेल आईडी भी देखिए ये लिखा हुआ है lalita.panikar@hindustantimes.com। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था इस आर्टिकल को हमें देने के लिए, शी अप्रूव्ड मी। इसके साथ साथ एक न्यूज भी है कि धर्म महासम्मेलन हमारा अब जमालपुर में हो रहा है 27, 28 एंड 29 अक्टूबर को। तो उसके लिए भी जो लोग जाना चाहते हैं प्लीज अपनी तैयारी जरूर रखिए। एक मेरा आर्टिकल, मीतू सिंह का आर्टिकल आ रहा है, दैट इज प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड द बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी डीप स्टडी। माइक्रोवाइटा जो बाबा ने दिया है दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस सब्जेक्ट, मतलब ये इतना डीप है, इट्स वेरी एडवांस सब्जेक्ट। तो रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका बायोसाइकोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट है, मतलब उस वो एक बायोलॉजिकल पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट इट इज आल्सो इम्पैक्टिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो कौन सी ग्लैंड का ह्यूमन साइकोलॉजी पर क्या क्या इफेक्ट है वो चीजें बताई हैं बायोसाइकोलॉजी पर। और बायोसाइकोलॉजी अगर एक बार आदमी पढ़ लेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ये या हम तंत्र की बात करते हैं, ये सारा का सारा साइंस है। ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि समथिंग अननेचुरल है या कोई दूसरी दुनिया से आ रहा है। इट इज अ कंप्लीट साइंस। तो वो साइंस भी इसी से ही हमें समझ आती है व्हेन वी अंडरस्टैंड द बायोसाइकोलॉजी। इसके साथ साथ एक हमने कॉलम बना रखा है, दैट इज द चिल्ड्रन कॉलम। इस चिल्ड्रन कॉलम की खासियत ये है कि हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो हमारी न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है उसको वो प्रैक्टिकली भी यूज करें। तो जैसे ये बच्चा है, व्हाट इट इज डूइंग, देवांश सिंह, ही इज प्लांटिंग द प्लांट। तो उसको प्लांट से अफेक्शन होता है, उसको पता है कि प्लांट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ my universe, my belonging. Similarly, Brahmani, she is a Brahmani, she is also planting the plants. ऐसे ही meditation is also a part of new humanistic education. Then playing with squirrel, ये बच्चा जो है ये एक creature है squirrel जिसको हम गिलहरी कहते हैं, उसके साथ खेल रहा है। So this all is to motivate our children because this year 2023 is the new humanistic year. तो हमने उसी ईयर को डेडिकेटेड करते हुए ये वाला कॉलम शुरू किया है।
इसके बाद नेक्स्ट है थॉट्स फॉर अ न्यू एरा। ये भी हमारा एक सीक्वेंस में आर्टिकल चल रहा है डॉक्टर शंभू शिवानंद अवधूत का, दादा का। ये थॉट्स फॉर अ न्यू एरा जो है ये अगेन न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का है, जिसमें उन्होंने पूरा समझाया है कि किस तरह की एजुकेशन देनी है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव टू गिव टू अ चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बुकिश ही करना है। तो दिस आर्टिकल इज आल्सो गोइंग ऑन। बेसिकली इट्स अ बिग बुक, पूरी एक किताब है जिसमें से ये आर्टिकल लिया हुआ है, और इसको देने का पूरा क्रेडिट मीरा दीदी का जाता है। शी इज वर्किंग हार्ड टू गिव अस आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप। फिर ये हमें सुप्रिया दीदी ने ये एक मैसेज हमें भेजा है कि षष्ठी जो है आती है महीने में, कृष्ण षष्ठी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी। तो बाबा ने क्या कहा है कि षष्ठी तिथि फास्टिंग ऑन फ्रूट्स एंड रूट सपोर्ट इज मेंशन्ड इन चर्याचर पार्ट 3 फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, दो इट इज नॉट एज मैंडेटरी एज एकादशी फास्ट। तो षष्ठी का व्रत जो है वो अच्छा है विमेन के लिए, फॉर देयर हेल्थ, फॉर बेसिकली देयर गायनी हेल्थ, इट इज गुड। तो जो विमेन करना चाहती हैं कर सकती हैं, उनको करना चाहिए। देन हम इसी मैगजीन में न्यूज गैलरी भी ऐड करते हैं, जिसमें जो भी एक्टिविटीज हमारे सराउंडिंग में आनंद मार्ग में हो रही है वो डालते हैं। जैसे जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो पूनम दीदी के यहाँ कीर्तन था 6 आवर का। शी इज अ GPIF मेंबर, जिसकी हमने लाइव टेलीकास्ट भी किया था। सो दिस इज द न्यूज ऑफ हर कीर्तन। देन आनंद पूर्णिमा महोत्सव जो हमने बनाया था, जिसमें कि देशना दीदी, दानव्रता दीदी, स्वरूपानंद दादा, प्रद्युमन दादा, हरानंद दादा, इट वाज अ मार्वलस प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था 3 मई को टू सेलिब्रेट बाबा बर्थडे। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्रोग्राम था। इस तरह की हमने किया। एक इसी तरह से ब्लड डोनेशन प्रमिला दीदी ने अरेंज कराया था, एक बच्चे की जान बची उसकी वजह से। So that news is also covered in it. So we are trying to cover as much news as possible. अब आता है हमारा हिंदी सेक्शन, जिसमें श्री आनंद किरण देव दादा हैं, जिन्होंने वर्ण प्रधान चक्र जो है वो, जिस वर्ण प्रधान चक्र की दीदी बात कर रही हैं, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये आर्टिकल इस क्लास को साथ में रखते हुए हमने सेलेक्ट किया है। अदरवाइज उनके 1-2 आर्टिकल और भी हैं, लाइक लैंग्वेज पर है और कृषि पर भी है, बट आई सेलेक्टेड दिस आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन बिकॉज इट सजेस्ट it is very much compatible to the classes which are going on right now. और इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि वर्ण सिस्टम इज नॉट अ कास्ट सिस्टम। वर्ण सिस्टम जो है वो उसके कार्य और मेंटल स्टेटस के ऊपर होते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत सुंदर है। इसके बाद संगीता जायसवाल दीदी हैं, इनका इन्होंने एक बहुत सुंदर पोएम जो है अपनी सासू माँ के ऊपर समर्पित की है, ये कुर्सी माँ। तो अब उनकी सासू माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी बहुत सुंदर एक कविता लिखी है। इसी तरह से शांति सुमन दीदी हैं, उन्होंने लिखा है एक डोर से बंधे हैं बंधन। तो ये जो चीजें, दीज आर पोएम जो है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। प्रभात संगीत इज ऑल्सो अ रेगुलर फीचर ऑफ नवचेतना। प्रभात संगीत नंबर 110 ये सुप्रिया दीदी हमेशा हमें देती हैं। तो ग्रीष्म काल को देखते हुए, इतनी गर्मी है उसको देखते हुए, ग्रीष्म अवकाश में प्रभु आए तो मैं दोनों हाथों में फूल भरकर चढ़ाऊंगा। तो ये जो है ये इसका अर्थ है प्रभात संगीत नंबर 110। देन दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेशन विच आई पर्सनली लाइक द मोस्ट, प्रयाण, उद्गार, वियोग और संयोग। ये ददन दादा हैं जिन्होंने की इस पोएम को लिखा है, और ये इतनी ज्यादा सुंदर पोएम है कि इफ अगर ये चीज समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से हमें जो हमारी आनंद मार्ग की फिलॉसफी है वो समझ में आ जाएगी। ये बहुत सुंदर पोएम दादा ने लिखी है, और इस पोएम को मीरा दीदी ने हमें टाइप करके भेजा है। देन एक और पोएम है जो सरिता मौर्य दीदी ने लिखी है, एक सिसकिया सुन। ये एक बेटी की जो होने के ऊपर परेशानी है, उस चीज को लिखा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, ये उस अभिमान को रखते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था बेसिकली कि आप इन सब मैटर्स पर भी हमें कुछ लिख कर दीजिए, तो ये उसी की वजह से लिखा है।
देन प्रियतोषानंद दादा ने हमें जो यूटीआई का एक हमारा 4-5 दिन का हुआ था प्रोग्राम प्राउड का, उसकी पूरी प्रेस रिलीज भेजी है जिसमें कि पूनम दीदी को भी मौका मिला था। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस प्रोग्राम में एक विमेन गर्ल प्राउटिस्ट को मौका मिला कि वो जाके बोल सके। तो पूनम दीदी रिप्रेजेंटेड गर्ल प्राउटिस्ट और उन्होंने एक सब्जेक्ट जो था विमेन ओरिएंटेड उस पर ही उन्होंने बोला, जिसकी की पूरी जो उनका जो पूरा आर्टिकल है वो नेक्स्ट इशू में मैंने उनसे मांगा है जो हम छापेंगे। देन ये बाल गीत है चिड़िया, ये आदरणीय आचार्य दिलीप सागर दादा ने बच्चों के लिए लिखा है, बहुत सुंदर बाल गीत है ये। और व्यंजना आनंद दीदी से मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने ये आर्टिकल पोएम लिखी है, भीषण गर्मी पड़ रही है ड्यू टू द सीजन। देन अंजलि गीता दीदी का ये एक आर्टिकल हमारे पास बहुत पहले से चल रहा है, विश्व ख्याति प्राप्त शिक्षा व्यवस्था की अधोगति। बहुत डिटेल में उन्होंने इस चीज पर प्रकाश डाला है कि किस तरह से भारत की जो शिक्षा थी एक समय बहुत सुंदर थी, बाद में कैसे कैसे वो खराब हुई, कैसे उस पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी पड़ा और कैसे उसमें जो मूल्यों का हनन था वो शिक्षा में होने लगा। तो ये इसके बाद ये जो एक और कविता है ये भी ददन दादा मीरा दीदी के फादर हैं, ये इन्होंने लिखी है और ये मगही भाषा में है मेरे ख्याल से। तो बहुत सुंदर लिखा है ये भी इन्होंने और मगही भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स इसके ऐसे हैं जो कि हिंदी से मिलते जुलते हैं, तो पोयम का सार समझ में आ जाता है। सिमिलरली जल संरक्षण, हमारा एक वाटर कंजर्वेशन पर एक हमारा थर्सडे का मीटिंग हुआ था, तो उसमें ही से ही दीदी ने जब पढ़ रही थी तो जल संरक्षण के ऊपर बाबा ने क्या कहा है वो एक इस छोटी सी विंडो में दीदी ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जल संरक्षण करना है। देन परिश्रम, परिश्रम जो है ये डॉक्टर कवय कुमार निर्मल है। अच्छा, इन्होंने भी जो परिश्रम पे किया, इन्होंने भी एक चीज लिखी, देखिए, सेवा के 4 प्रकार वेद ऋचाओं में समझाया है, शूद्रोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित और विप्रोचित गुण है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था हमारे मैगजीन में हमारी क्लासेस में इस वक्त छाई हुई है। लास्ट है ये ऑबिचुरी है दीप नारायण दादा, दीप नारायण जो हमारे आचार्य दीप नारायण दादा हैं जो 102 साल के थे, अभी कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ है और जीपीआईएफ भी अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता है। और 12 दिसंबर 1954 ये वो दिन था जब उनको बाबा ने दीक्षा दी थी। और एक खास बात और थी कि बाबा ने एक ही बार में उनको पूरे के पूरे 6 लेसन दे दिए थे। तो दीप नारायण दादा के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि ग्रेट बाय हिज साधना, सर्विस एंड सेक्रीफाइस। तो ये जो राइटअप है ये हमारा जीएस दादा ने लिख के दिया है। सिमिलरली प्रद्युमन नारायण दादा के भी अपने बहुत अच्छे संस्मरण हैं दीप नारायण दादा के साथ, तो वो भी उन्होंने लिखे हैं। और साथ ही साथ मीरा दीदी भी 3-4 साल पहले उनसे मिली थी किसी डीएमएस में, तो ये मीरा दीदी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन ड्रेस में। तो ये प्रद्युमन दादा के संस्मरण है। इसी के साथ आचार्य विवेकानंद अवधूत, इनका भी कुछ समय पहले देहांत हुआ था, तो इनके बारे में भी कुछ हमने लिखा है जिसे पढ़कर आप इनके बारे में जान सकते हैं। फिर आचार्य सर्वेशानंद अवधूत, ये भी बहुत कुछ समय पहले 23 अप्रैल को इनका भी देहांत हुआ था, तो ये हमने उनके बारे में भी जो जीएस दादा ने हमें दिया था प्रेस रिलीज, वो हमने यहाँ पर दिया है। जो लास्ट पेज है वो हमारा एक गर्ल प्राउटिस्ट फार्मर फेडरेशन, अभी हम बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि हमें जो भी फार्मर विमेन हैं या जो विमेन डेरीज में हैं या जो एग्रीकल्चर कर रही हैं या जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, उनको इस फेडरेशन में अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस मैगजीन के जरिए उनसे थोड़ा थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उनकी पिक्चर्स लेंगे, उसको डालेंगे एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल डिसाइड डिफरेंट एक्टिविटीज विद देम।
तो अभी ये हमने जस्ट शुरुआत की है, इट इज इन एन नीसेंट स्टेज। अगर आपके नॉलेज में भी कोई ऐसी फार्मर वुमेन है तो आप प्लीज हमारे साथ उनकी डिटेल शेयर कीजिए। इसके साथ साथ रिजल्ट्स बच्चों के आउट हुए हैं, तो नवचेतना जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड कर रहा है उन बच्चों के जिनके 90% से अबव आए हैं अपने स्कूल्स में। देखिए ये जो मार्क्स की बात है, इट इज नॉट अ प्रेशर, हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे, but it is good that we should motivate others also to do excel in their examination, to do study more. Similarly 75% हमने उनके लिए रखा है जो कि यूनिवर्सिटी में लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा ड्राइंग कंपटीशन था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसमें हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आई हैं। तो इसमें अभी मीरा दीदी जज हैं, प्रभा अग्रवाल दीदी जज हैं और रीतू दीदी जो हमारी बेंगलोर में है वो भी जज हैं। तो ये तीनों लोग मिलकर इसको डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। इसके साथ साथ इसमें कंसोलेशन प्राइजेस भी होंगे, तो होपफुली हम 10 से 15 दिन में वो भी डिसाइड कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दीदी, ये हमारी मैगजीन थी और आप लोगों के फीडबैक रिक्वेस्टेड है और उससे पहले आप सबका पढ़ना बहुत जरूरी है। वी हैव नवचेतना रीडर्स क्लब, उसमें जितने लोग हो सके ज्वाइन कीजिए, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ये मैगजीन भेजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ई मैगजीन है, यू कैन शेयर एज मेनी पीपल एज यू। और धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। सुप्रिया थैंक दीदी। यू मीतू दीदी, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा आपने नवचेतना मैगजीन में हर एक पोर्शन के बारे में डिटेल से बता दिया ताकि हर किसी को आसानी होगी अब उसे पढ़ने में और समझने में। गीता रावल दीदी बोल रही हैं वेरी नाइस, ऑल टॉपिक्स आर वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। आई होप कि सभी रीडर्स जो हैं वो जरूर हमारे नवचेतना रीडर्स ग्रुप में भी अपने रिस्पॉन्स देंगे और जो भी है बेटरमेंट के लिए काम करेंगे क्योंकि सभी जीपी के मेंबर्स हैं और ऑलरेडी काफी एफर्ट जा रहा है इस एक मैगजीन के लिए। थैंक यू दीदी। सो मीरा दीदी अभी बताएंगे। आई थिंक आज का सेशन यहाँ पे हम अभी एंड कर सकते हैं, अगर कुछ आप लोगों को नहीं कहना है तो फिर। ओके शोभना दीदी कह रही है रियली इट्स वेरी वंडरफुल मीतू दीदी। सो थैंक यू दीदी, थैंक यू। और दीदी वो क्लास को लेके मेरे को मंजुला दीदी से कुछ पूछना था, आज की क्लास को लेके एक डाउट था, अगर मंजुला दीदी अभी हैं तो मैं पूछ लूं। एक्चुअली उस वक्त ध्यान पूरा मैगजीन में था तो मैं नहीं पूछ पाई। जी जी बिल्कुल दीदी पूछेंगे। मंजुला दीदी सुन रहे हैं, आई थिंक मंजुला दीदी आप हैं? आई गेस मंजुला दीदी आसपास नहीं है दीदी, मे बी सो। अगर आप अपना क्वेश्चन नोट करके रखें तो आई थिंक कल के सेशन में आप अगर लास्ट के टाइम में पूछ लेंगे। हाँ हाँ कोई इशू नहीं, मैं कल पूछ लूंगी, कल भी दीदी की क्लास है। Okay, okay, Didi. So then we will wrap up the session for today, and let's meet tomorrow again. Sure. Okay, Didi. Satyavati Didi is also saying good attempt on the magazine. Thank you very much, Didi. It's a teamwork and we all do it together, तो इसीलिए इतना अच्छा बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, Didi. So we will end the session today. तो दीदी रॉक। निर्मला दीदी कुछ कह रहे हैं? मीतू दीदी रॉक। मीतू दीदी रॉक। श्योर श्योर दीदी। GPIF रॉक, GPIF रॉक। ये पूरा GP रॉक है। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मंजुला दीदी। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। जय।